हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 का जो लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 3 वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसके ये एक्सप्लेन होते ही ये लेसन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये लास्ट पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, कैसे फॉर्म हुआ इंडियन नेशनल आर्मी। तो हमने पहले के इस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे राज बिहारी बोस ने जर्मनी से यानी बर्लिन से सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया। तो राज बिहारी बोस जो था वह स्टेइंग इन जापान में कितना 1915 यानी 1915 से राज बिहारी बोस जापान में ही रहते थे। ऑर्गेनाइज इंडियन पैट्रियट्स लिविंग इन साउथ ईस्ट एशिया, उन्होंने काफ़ी लोगों को जमा किया जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो इंडियंस जो वहाँ पे बसे हुए थे उनको बोलते हैं ना पैट्रियोटिज़म, मतलब देशभक्ति, जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कहाँ पे थे राज बिहारी बोस? जापान में वो रहते थे। वहाँ पे उन्होंने किसको बुला लिया? सुभाष चंद्र बोस को। तो उन्होंने बर्लिन से उन्हें वहाँ पर बुला लिया क्योंकि उनका दोनों का एक ही एम था, कैसे भी करके इंडियन को ब्रिटिश के जो चंगुल से छुड़ाना, मतलब उनको आज़ादी दिलाना। तो 1942 में जापान कॉन्कर्ड द टेरिटरीज इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश जो साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिशर्स का यही काम था, बहुत जगह जाके उन लोग ना अपना ही दबदबा बनाना चाहते थे। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, तो जापान ने 1942 में उधर उनको वहाँ से भगा के कॉन्कर्ड कर दिया, उनका जो इलाका था, टेरिटरीज था उनको। Thousands of Indian soldiers and officers in the British Army fell into the hands of Japan। जब उन्होंने कॉन्कर किया उधर, मतलब जब वहाँ पे उन्होंने कब्जा किया, तो बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स थे ना ब्रिटिश आर्मी के, वो सब जो जापानी सोल्जर्स थे उनके हाथों में आ गए। तो राज बिहारी बोस विद द हेल्प ऑफ कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म्ड इंडियन नेशनल आर्मी। तो उनको इकट्ठा, जो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, जब जापान ने उधर हमला किया तो जो भी इंडियन सोल्जर्स हैं उनको सब जापान ने अपने कब्जे में ले लिया। तो राज बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म किया, मतलब उनको तो इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन हो गया। लेटर बाद में जाके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उसको लीडर, मतलब उसका लीडर कौन बन गए इंडियन नेशनल आर्मी का? सुभाष चंद्र बोस। ऑन अक्टूबर 1943 नेताजी एस्टेब्लिश्ड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर में नेताजी ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे फॉर्म किया। शाहनवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, प्रेम कुमार सहगल, ये सब उनके चीफ एसोसिएट्स थे। अभी वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, तो उनको एक चाहिए ना ग्रुप। तो चीफ एसोसिएट्स कौन थे? ये सब लोग हैं, शाहनवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी, यानी बहुत सारे लोग थे। इसमें से कुछ मेन नाम्स लिखे हुए थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी वाज द कमांडर ऑफ रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट का जो कैप्टन कमांडर कौन थी? लक्ष्मी स्वामीनाथन। इम्पॉर्टेंट है, फिलिप्स में हमेशा पूछते हैं, हु वाज द कमांडर ऑफ द रानी झांसी रेजिमेंट? इट वाज कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। नेताजी अपील टू द इंडियन पीपल, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। और उन्होंने, नेताजी ने लोगों से अपील किया, इंडियन लोगों से, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका एक ये था, क्या कहते हैं, उनका एक कहावत था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आप अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिक्चर्स देखेंगे तो उसमें ये आपको ये जो प्रॉवर्ब है या ये जो डायलॉग है वो सुनने को भी मिलेगा, क्योंकि पिक्चर देखने से जो है ना वो ज़्यादा बोलते हैं ना इम्पैक्ट होता है हम पर। तो अब जैसे पढ़ाने से भी होता है, लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं तो उसका एक अलग ही बोलते हैं ना हम पे एक अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे फिल्म्स जो है, जो अपने देश के जो लीडर्स हैं, जो
जो हमारे देश के लिए जान कुर्बान किए, तो ऐसे जैसे भगत सिंह है, सुखदेव है, तो ऐसे लोगों का, सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनका सबका मूवीज़, गांधी जी हैं, उनका सब मूवीज़ हमें देखना चाहिए। तो क्या हम काफ़ी बोलते हैं ना, वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो देखने से पता चल जाता है। उसके बाद आता है अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इन नवंबर 1943 जापान कॉन्कर्ड किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड हैंडेड देम टू आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। उन्होंने ये अंडमान और निकोबार, आज अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे पास है, वो किसने कॉन्कर किया था? 1943 में जापान ने, और वो हमें सौंप दिया था। इट वॉज रीनेम्ड एज शाहिद एंड स्वराज्य, शहीद और स्वराज्य के नाम से, मतलब अंडमान और निकोबार का जो नाम था वो तभी शहीद और स्वराज्य के नाम से जाना जाता था, जो जापानीज ने हमें दे दिया था। इन 1944 इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर्ड आरकन प्रोविंस इन म्यांमार। वैसे धीरे धीरे वो लोग एक एक जगह को कॉन्कर करके आ रहे थे। कैंपेन ऑफ इम्पाल रिमेन इनकम्प्लीट बिकॉज जापान स्टॉप्ड हेल्पिंग इंडियन नेशनल आर्मी। INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी को जापान ने स्टॉप किए। यहाँ तो ये जो इम्फाल पे भी हम लोग कैप्चर करते थे, क्योंकि ये सब जो हम कर रहे थे जापान के हेल्प से ही कर रहे थे। ये हमने जितना अंडमान और निकोबार, आरकन, ये सब हमने जापानीज जो जापानी आर्मी है उनके हेल्प से इंडियन आर्मी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हेल्प करना बंद किया, इसलिए इम्फाल जो है वो इनकम्प्लीट एक ये रह गया, कैंपेन रह गया। बट इंडियन नेशनल आर्मी डेडिकेटली फॉट इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। ये नहीं कि जापान ने मदद करना बंद किया बोल के वो लोग बोलते हैं ना हिम्मत हारे, ऐसा कुछ नहीं। उन लोग ने पूरा ताकत लगा के, भले जापान पीछे हट गया हो, उन्होंने ये करने से, हेल्प करने से मना किया हो, लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल आर्मी ने पूरा जोर शोर से उन्होंने फाइटिंग कंटिन्यू रखा। ऑन 18 अगस्त 1945 को क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस डाइड इन ए प्लेन एक्सीडेंट। प्लेन एक्सीडेंट से जो हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के जो मेन लीडर सुभाष चंद्र बोस जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनका देहांत हो गया। तो इंडियन नेशनल आर्मी को क्या होना पड़ा? अपना हथियार नीचे फेंकना पड़ा, और वहाँ से एक थ्रिलिंग पेस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी केम टू एन एंड। यहाँ पे एक इंडियन नेशनल आर्मी का जो भी बोलते हैं ना, उन लोग का एक थ्रिलिंग पेस था, एक बोलते हैं ना एक सुनहरा ये था, पेस था, उस लम्हा था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, जैसा सुभाष चंद्र बोस के डेथ होने पर, मतलब उनका एक प्लेन एक्सीडेंट में मौत होने की वजह से। द ब्रिटिश गवर्नमेंट चार्ज द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये मौका मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोलते ना जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे उन पे चार्जशीट फाइल किया, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट लॉयर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू था, तेज बहादुर सापरे था, डिफेंडेड देम, वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। किनको? जो ऑफिसर्स इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर्स थे, जिसपे चार्जशीट बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको डिफेंड करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट लॉयर्स थे, वकील थे, जो कि थे जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सापरे। उन्होंने उनको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बट द मिलिट्री ट्रिब्यूनल हेल्ड द ऑफिसर्स गिल्टी। लेकिन उनको गिल्टी मानकर, मतलब वो उन्होंने गुनाह किया है ऐसा साबित कर दिया, और उनको लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया, मतलब पूरा मरने तक जेल में बिताना था, तो ऐसा पनिशमेंट उनको दिया। सीवियर अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड हेंस दे वर फोर्स्ड टू सस्पेंड द पनिशमेंट। तो ये देख के लोगों में इतना गुस्सा आया, इतना लोग आया कि सब लोग सड़कों पे उतर गए, नारेबाजी लगाते गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, और तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर होके जो पनिशमेंट उन्होंने ये ऑफिसर्स के लिए बताया था वो उनको सस्पेंड करना पड़ा। अभी उसके बाद आता है रिवॉल्ट ऑफ इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। इंडियन नेवी
and Air Force, Indian Navy and Air Force soldiers caused discontent against British government. अभी नेवी और एयरफोर्स ये भी सब निकल गए, आर्मी के साथ साथ अभी नेवी और एयरफोर्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। उन्होंने अपना बोलते हैं ना गुस्सा जाहिर करने लगे। इट बर्स्ट आउट ऑन ब्रिटिश वारशिप तलवार इन मुंबई ऑन 18 Feb 1946। वो लोग सब निकल पड़े। जो ब्रिटिश का वारशिप तलवार जो है वो उनका शिप जो है उसके ऊपर जो उनका फ्लैग लगा था उसे उन्होंने निकाल दिया और उधर वहाँ पे हमारा जो ट्राई कलर फ्लैग है, हमारा जो झंडा है, तिरंगा जो है उसे वहाँ पर लहराया और वहाँ पे वंदे मातरम और भारत माता की जय का उन्होंने नारा लगाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ओपन फायर ऑन नेवल सोल्जर्स। तो ये नेवी के जो सोल्जर्स हैं उन पे उन्होंने फायरिंग करना चालू किया। दे ऑल्सो काउंटर अटैक। तो ये भी इन्होंने भी छोड़ा नहीं, जो नेवी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी रिटर्न उनको फायरिंग किया और उसमें उसका सब लोग साथ दिया। वर्कर्स और जो भी वर्कर्स थे, शिप के वर्कर्स थे और कॉमन पीपल थे, उन लोग ने भी ये हमारे भारतीय नेवी ऑफिसर्स का साथ दिया। लेकिन विद द मीडिएशन ऑफ वल्लभ भाई पटेल द नेवल सोल्जर्स लेड डाउन देयर आर्म। लेकिन वहाँ पे किसने बीच में ये दिया, मीडिएटर बना वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, ऐसा करना गलत है, तो उन्होंने अपना हथियार वहीं पे छोड़ा। नहीं तो रिटेलिएट उन लोग भी कर रहे थे, जैसा उन लोग फायरिंग कर रहे थे यहाँ से भी इंडियन नेवी ऑफिसर्स लोग फायरिंग करते जा रहे थे। लेकिन सिर्फ वल्लभ भाई पटेल के कहने से उन्होंने अपना हथियार नीचे रख दिया। To support naval soldiers, the Air Force officers from Delhi, Lahore, Karachi, Meerut went on to strike. नेवल सोल्जर्स को सपोर्ट करने के लिए एयर फोर्स ऑफिसर्स कहाँ से, दिल्ली, लाहौर, कराची, मेरठ, यहाँ से सब लोग जो है वो स्ट्राइक पे गए। सब लोग हड़ताल पर चले गए। तभी लाहौर और कराची जो है वो इंडिया में ही था, पार्टीशन नहीं हुआ था। आज वो लाहौर और कराची पाकिस्तान में है। 1942 से लेके 1946 वाज द पीरियड दैट शूक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मतलब ये जो पीरियड था 1942 से लेके 1946 तक, ये ऐसा समय था जहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि वो लोग कमज़ोर हो रहे, मतलब उनके पैरों से ज़मीन हिलने लग गई थी। क्योंकि ये पीरियड था जहाँ पे हम लोग काफ़ी बोलते ना उन पर दावा बोल चुके थे, उन पर भारी पड़ गए थे। और ये समय, ये पीरियड ऐसा था, इतना सुनहरा पल था, मतलब कि ब्रिटिशर्स को पता चला कि उनका यहाँ पे अब दाल नहीं गलने वाला है। द डिसकंटेंट ऑफ पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज एक्सप्रेस थ्रू क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट का भी ये चलाया था, मुहिम चलाया था, जहाँ पे लोगों ने पूरी तरह से बता दिया था ब्रिटिशर्स से कि वो हम लोग खुश नहीं हैं तुमसे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाज द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश पावर। अब ये ब्रिटिश पावर इतना उछल क्यों रहे थे, क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब उनके कंट्रोल में था। लेकिन जब ये तीनों भी उनसे अलग हो गए, मतलब उन लोग ने भी जब अपना गुस्सा दिखाने लगा ब्रिटिशर्स पे, तो उन लोग ने उनका अगेंस्ट जाने लगा, तो इसके वजह से ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि अब इंडिया में वो ज़्यादा दिन टिकना, उनके लिए पावर में रहना पॉसिबल नहीं है करके। तो ये है बच्चों ये चैप्टर में। तो कौन सा पीरियड सबसे ये था, शुक किया था फाउंडेशन ऑफ द, इट वाज 1942 टू 1946। दिस पीरियड वाज द पीरियड जो शुक किया था द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और लोगों में जो गुस्सा, जो क्रोध सब था, वो ब्रिटिशर्स जान रहे थे कि उन लोग बहुत गुस्सा है। और उसके ऊपर से जो उनका मेन बैकबोन था, जिसके कारण वो ज़्यादा ही बोलते हैं ना अपने आप को ये समझ रहे थे, बड़ा पावरफुल समझ रहे थे, वो थे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो उनके अगेंस्ट हो गया, उनके खिलाफ हो गया। तो इसके ये इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ किया कि दे विल नॉट बी एबल टू एम्पावर इंडिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड। यहाँ से उनको पता चला कि अब ज़्यादा दिन हमारा यहाँ पे नहीं रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब लोग हमारे खिलाफ हो गए, तो हमारे यहाँ पे टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये लेसन यहीं पे समाप्त हो जाता है बच्चों। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया और एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।